Once again in front of you. Today is history class under GS Foundation, and our topic is remaining part of Mughal Empire that's known as later Mughal, परवर्ती मुगल साम्राज्य। और लेटर मुगल में 11 बादशाह हैं, 6 अर्ली मुगल में और 12 बाकी जो 11 हैं वह लेटर मुगल में। और लेटर मुगल का समय क्या है? 1707 से 1857। ठीक है, इसमें 11 हैं। और वो 11 कौन है जरा देखिए। शाह आलम फर्स्ट 1707 से 1712, जहांदार शाह, ये जे है बेटा थोड़ा सा ये, ठीक है, जहांदार शाह 1712 से 13, ठीक है। फरूख शेर 1713 से 19। 10 और 11 पढ़ना नहीं है, लिस्ट में बताया था। रफी उदरजात 3 महीना 16 दिन, रफी उद्दौला 3 महीना 11 दिन, बस उतने ही तक है, उससे आगे उसका नहीं है। 12वें नंबर पे 10-11 पढ़ना नहीं है। 12वें नंबर पर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। अहमद शाह, ठीक है, ये 1748 से 1754। और आलमगीर सेकंड 1754 से 59। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806। अकबर सेकंड 1806 से 1837। और बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर 1837 से 1857। ये गद्दी पर रहने का वक्त है। कब कौन मरा वो अलग बात है, ठीक है। और मोस्टली इसमें उसी साल मर भी गए जिस साल गद्दी को छोड़ा, यानी मरने के बाद ही गद्दी छोड़ा। बस यही है जो इनका डेथ हम 1862 एट रंगून देखते हैं, ठीक है। बाकी तो सब गद्दी जो छोड़ा यानी डेथ करके, चाहे हत्या हो या डेथ, ये चीज है। तो बेटा ये 17 हैं। 17 में से 2 निकल गए। अब जो बच गए उसमें किसी के पास 4 सवाल, किसी के पास 7-8 सवाल, किसी के पास 1 सवाल, किसी के पास 2 सवाल, ऐसे ही है, ठीक है। इस पीरियड को, लेटर मुगल एम्पायर को हम एक और नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, द एरा ऑफ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? द एरा ऑफ किंग मेकर। तो राजा बादशाह से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसने उसे बादशाह बनाया, किसके दम पर वो बादशाह बना, किसके दम पर राज में टिका हुआ है। यानी जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड में कहते हैं ना गॉड फादर, तो गॉड फादर वाली सिचुएशन है। चलिए इसमें हम बात करते हैं 1 बाय 1। बहुत सिंपल एंड सोबर तरीके से बात होगी। आपने इसे नोट कर लिया, इसको क्लिक कर लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा और एक को रखूंगा, एक से चलेंगे 1 बाय 1। इसको मिटाइए। चलिए क्लिक कर लिया होगा। अब आगे आते हैं। शाह आलम सेकंड का ये टाइम है 1707 से 12। औरंगजेब का पुत्र था, मुअज्जम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मुअज्जम आजम, ये सब नाम सुना होगा। इसका दूसरा नाम जो है बहादुर शाह फर्स्ट है। इसका तीसरा नाम है शाह बेखबर। आप पहले तो जानते हैं मुअज्जम के नाम से जाना जाता था, गद्दी पर शाह आलम फर्स्ट के नाम से बैठा, ठीक है, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट भी इसे कहा गया है और शाह बेखबर भी इसे कहा गया है। शाह बेखबर अपने राजकाज में उतना दिलचस्पी नहीं लेता राहुल बाबा की तरह, तो शाह बेखबर कहा। अब आइए
हम देखते हैं शाह आलम फर्स्ट कहिए या बहादुर शाह फर्स्ट, एक ही है। टाइम हो गया। इसके समय में एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 1707, ठीक है। मराठा के भावी शासक शाहू महाराज को मुगल कैद से मुक्त किया। ध्यान में रखना, यही सवाल है। सवाल, औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में जो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, उस युद्ध में कौन विजयी हुआ? यही। इस विजय के बाद इसने मुगलों के द्वारा जो मराठा के संभाजी के पुत्र शाहू को बचपन में कैद करके ले आया था, जिसको नूर क्या कहते हैं, जीनत उल निशा बेटे की तरह पाल रही थी, उसे आज रिलीज कर दिया। वो 18 वर्ष का हो गया था। याद होगा कब? 1789 में लाया गया था, सॉरी 1689 में लाया गया था, और 18 साल पूरे हो गए तो उसको रिलीज कर दिया। पूछेगा, मराठा के भावी शासक शाहू को मुगल कैद से किसने आजाद किया, मुक्त किया? बहादुर शाह फर्स्ट। बस इतना याद रखिएगा। सवाल 4-5 और हैं आपके लिए। ये है, कौन सा मुगल बादशाह शाह बेखबर के नाम से जाना जाता? यही है। 2 क्वेश्चन पे आप एंजॉय करिए, ठीक है। इस शख्स के बारे में खेल खत्म। अब दूसरा शख्स है, ठीक है, वो है आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह को एक नाम मिला, समय तो समझ ही गए, 1712 से 13। इसे कहा गया लंपट मूर्ख। इसे क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख, महामूर्ख। पूछेगा इसका किंग मेकर कौन था? तो इसका किंग मेकर जो था वह था जुल्फिकार खान। इसी ने इसकी गला काटकर हत्या कर दी। यकीन मानिए, जहांदार शाह के लिए, आपके लिए कुल मिलाकर 2 सवाल। ये 10 महीने गद्दी पर बैठा, किसके बलबूते दम पर, किसकी तलवार पर ये बैठा? तो याद रखिएगा, ये जहांदार शाह जुल्फिकार खान के दम पर गद्दी पर बैठा। भले वो मुगल के खानदान का है, पर इसे बैक सपोर्ट मिला एक मनसबदार जो था जुल्फिकार खान से। तो जुल्फिकार खान जहांदार शाह का किंग मेकर है, राजा निर्माता, किंग मेकर। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यही किंग मेकर ने गला काटकर बादशाह की हत्या भी कर दी, तो रक्षक ही भक्षक बना। यही सवाल आएगा, रक्षक ही भक्षक बना। ये सवाल आता है। इसके साथ ये 8वें भी गए। अब बात करेंगे फर्रुखशियर की। ये 5 सवाल आपको देगा। फर्रुखशियर पे बात करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसका जरूरत समाप्त। चलिए ठीक है, मिटाता हूं इसे दोनों को। अब आ जाइए, जो नेक्स्ट है हमारा फर्रुखशियर। ध्यान देंगे,
फर्रुखशियर को समय तो आपने देखा 1713 से 19, और इसे एक नाम मिलता है घिरनित कायर, हैटर्ड कवार्डिस घिरनित कायर, ये नाम इसको मिलता है। एक अब पूछेगा इसका किंग मेकर कौन था। इसका किंग मेकर है सैयद ब्रदर्स, यानी दो भाई हैं, अब्दुल्ला खां या कह लीजिए, ठीक है, और दूसरे का नाम है हसन। ठीक है, इसी को कहते हैं हसन खां, और दूसरे भाई का नाम है, जिसको कहते हैं आप हसन, तो ये है हुसैन। दोनों का टाइटल क्या था? सैयद। तो सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल, फर्रुखशियर किसके दम पर गद्दी पर बैठा? फर्रुखशियर का किंग मेकर कौन था? सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर, इसको अपने जमाने का हसन और हुसैन कहा जाता था। इन दोनों की भी हत्या हो जाए। अब आइए, इसको घिरनित कायर कहा गया। इसको देखते हैं हम 1716 में। 1716 में क्या किया इसने? सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी। कभी भी पूछे सिखों के नेता बंदा बहादुर को किसने फांसी दी? फर्रुखशियर ने दी। अब बंदा बहादुर को कितने नाम से जाना जा रहा है? इन्हीं को कहते हैं लक्ष्मण सेन, इन्हीं को कहते हैं टिकाना बाबा। ठीक है, तो बंदा बहादुर, लक्ष्मण सेन, टिकाना बाबा, ये सब इनके नाम थे। 1717 फर्रुखशियर granted free trade rights to East India Company in Bihar, बंगाल एंड ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया? फ्री ट्रेड राइट इसी ने। कब दिया? 1717 में फर्रुख ने दिया। किसको दिया, कहां दिया? क्लियर। इसको क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड राइट्स को क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कभी भी पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, बोलेगा फ्री ट्रेड राइट जो है 1717 वाला, उसको कहा गया है। यानी कंपनी का महान अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? महान अधिकार पत्र। हॉट क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पर। अब देखते हैं, सैयद बंधु ने इसको गला दबाकर मार दिया।
याद रखिएगा, सैयद बंधु ने फर्रुखशियर को गला दबाकर मौत दे दिया, तो रक्षक फिर भक्षक बन गया, पर इसके लिए रक्षक भक्षक का नहीं, वो वहां आता है, तो फर्रुखशियर घृणित का है। अब आइए, यहां तक आ गया, फर्रुखशियर की कहानी खत्म। नेक्स्ट रफीउ उदरजात, रफीउ दौला नहीं, नेक्स्ट है मोहम्मद शाह रंगीला, उस पर बात करते हैं बेटा, क्योंकि मैंने कहा ना जो लेटर मुगल है ना के बराबर है, पर सवाल कुछ है और बहुत अच्छे। अब आइए नेक्स्ट की ओर। अब अगले पॉइंट पर आते हैं तो दिखता है मोहम्मद शाह रंगीला, समय 1719 से 1748। इसके पास 4 सवाल 5 सवाल हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला के नाम से जाना गया। समय आपके सामने में है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ सैयद ब्रदर्स। अच्छा, इसका भी जो किंग मेकर है सैयद ब्रदर ही है, याद रखिएगा। फर्रुखशियर का, रफी उदरजात का, रफी उद्दौला का और मोहम्मद शाह रंगीला, चारों का किंग मेकर कौन है? सैयद बंधु। अब इसके समय में सैयद बंधु की हत्या हो जाती है। डिक्लाइन ऑफ सैयद बंधु, सैयद बंधु का पतन, यानी हत्या करके मार दिया जाता है। एक को युद्ध में, एक को जेल के अंदर बन के चाकू मार के मरवा दिया जाता है। तो दोनों का पतन। आपसे सिंपली पूछेगा, सैयद बंधु का पतन किसके समय हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। इसका भी किंग मेकर कौन था? सैयद ब्रदर था। चलिए, एक तो ये हो गया। अब आइए, बेटा इसके समय में इसका एक मनसबदार था जिसका नाम था चिनक्लीज खान। ओरिजिनली उसे टाइटल मिला आसफ खान, दक्षिण का मालिक। आसफी मतलब साउथ। और वो पॉपुलर था निज़ाम उल मुल्क, क्योंकि वो मुगलों का निज़ाम था, शासक था, तो निज़ाम उल मुल्क कहना है। तो ये जो शख्स है 1722 में दिल्ली को, राजधानी को छोड़ देता है, क्योंकि जब सैयद बंधु मारा गया तो कोई नहीं बचेगा, इतना ताकतवर। और वो चुपचाप चला जाता है हैदराबाद, जो उसकी रियासत थी, कहने का मतलब है जो उसकी जागीर थी, और उस जागीर में रहने लगा। और 1724 से स्वतंत्र रूप से शासन किया, पर कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि आई एम फ्री फ्रॉम मुगल। नहीं, जब जब मुगल बादशाह बुलाया लड़ाई करने के लिए गया। बिल्कुल जैसे बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली क्लियर कहता है ना कि जो भी हो मुझे बाहर कर दिया, पर मेरी तलवार उठेगी माहिष्मती के बचाव के लिए। तो ये चीज है। अब आइए, तो निजामुल मुल्क वाला। अब इसी के समय में एक बड़ी घटना घटती है जो सवाल आपका बनाएगा। 1739, ठीक है, अटैक ऑफ नादिर शाह on Delhi and looted Takht-e-Taus
जिसे हम लोग मयूर सिंहासन कहते हैं, एंड कोह ए नूर डायमंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? तो इस प्रकार से समझिए। सवाल, किसके समय नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो जब राज सिंहासन लूट के ले गया जो करोड़ों रुपए का था, तो अब आप ही बताइए, जब सवाल करे तख्त ए ताउश पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। अपने आप क्वेश्चन आ गया। ये दो क्वेश्चन है। अब अगले पॉइंट पर आइए। पूछेगा कथक नृत्य शैली का जन्म कब हुआ, किसके दरबार में? तो बोलेगा मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला के समय इसके दिल्ली दरबार में कथक नृत्य का जन्म हुआ, जो बाद में चलकर दो शैली, जयपुर शैली और अवध लखनऊ शैली डेवलप हो गया। पर जन्म इसका दरबार है, दिल्ली दरबार है, रंगीला का दरबार है कथक डांस का। एंड नाउ लिसन केयरफुली, ये खुद कथक का जन्मदाता है, कथक नृत्य में प्रवीण था, ये ध्यान में रखिएगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला के लिए ये क्वेश्चन है। अब आगे अहमद शाह है 1748 से 54। इसके मंत्री ने इसका गला काट दिया। देखा, मंत्री, वजीर, किंग मेकर सब इतने ताकतवर हो गए कि उसी ने इसका गला काट दिया, मार दिया। याद रखिएगा, ये गया साहब इसी क्वेश्चन के लिए। पर जरा इसका समय तो देख लिया आपने, ठीक है। अब अगला कौन है? आलमगीर सेकंड, समय 1754 से 59। ठीक है। इसके मंत्री ने इसका गला काटा, इसको कर दीजिएगा, अंधा किया, फिर गला काटा। कहने का मतलब क्या है बेटा? आलमगीर सेकंड का जो मंत्री था, तो इसके मंत्री ने इसको अंधा किया, फिर गला काटा। पहले अंधा कर दिया, 1 साल के बाद गला काट दिया। देखा आपने किंग मेकर कितना ताकतवर है। लेकिन इसका समय देखिए, समय पर एक सवाल है, ठीक है। 23 जून 1757, बैटल ऑफ पलासी, फाउट इन बंगाल। बड़ा अच्छा सवाल है। पलासी का युद्ध 23 जून को 9 बजे के आसपास शुरू हुआ, 12 के आसपास लगभग खत्म हो गया। तो पलासी का युद्ध 1757 में बंगाल में लड़ा गया। एक तरफ बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और एक तरफ बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी। कंपनी जीत गई, सिराजुद्दौला मारा गया। इसे बंगाल की पहली क्रांति कहते हैं। लेकिन सवाल ऐसे पूछा है, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो
तो पलासी का युद्ध जो हो रहा है 57 कहां बैठेगा? इस बीच। तो मुगल बादशाह कौन था? ऐसा सवाल है, जवाब रेडी है। ठीक है, आलमगीर सेकेंड है। इसकी कहानी खत्म। अब जो कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका शाह आलम सेकेंड, और वो 6-7 सवाल देगा। ठीक है, इसका इतना ही है बेटा। नेक्स्ट की ओर बढ़िए। अगला है शाह आलम सेकेंड। इसे अली गौहर भी कहते थे। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब इसके समय में देखेंगे। समय 1759 से 1806, 47 years as third लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का 50 साल, 49 वर्ष किसका? समझ गए, औरंगजेब का। और इस शख्स का लगभग 47 ईयर्स। तो पूरे मुगल में तीसरा सबसे लंबा शासन। अगर हम लेटर मुगल में देखें तो इसका सबसे लंबा शासन हुआ। ऐसे सवाल आएगा। इसको एक नाम मिला बेताज बादशाह। इसका एक नाम है बेताज बेताज बादशाह का मतलब है बिना ताज के, बिना गद्दी के बादशाह। क्यों? क्योंकि ये अपने मंत्री के डर से, सुनी लीजिए, क्योंकि ये अपने मंत्री के डर से दिल्ली की गद्दी पर ना बैठकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के संरक्षण में इलाहाबाद के पास कड़ा में रहता था। समझ में आई बात? कड़ा में रहता था। तो दैट वाज द रियलिटी। बेताज बादशाह, बिना गद्दी के। सवाल दूसरा, वह मुगल बादशाह जो अवध के नवाब के संरक्षण में रहता, दिल्ली छोड़ कड़ा में, यही है वो भी लिख देता हूं। दिल्ली छोड़ कड़ा इलाहाबाद, दिल्ली छोड़ कड़ा में रहता मंत्री के डर से अवध के नवाब सुजाउद्दौला के संरक्षण में। हॉट क्वेश्चन है बेटा, यहां तक देखें। इसका तीसरा सवाल, यह 1700, यह बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को फाउट हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी था, पर हार कर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करनी पड़ी। याद रखिएगा, बंगाल का जो भगोड़ा शासक था मीर कासिम, जो बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने भी उसको मदद की और जनाब ने भी किया, पर ये सब हार गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई।
तो अब अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के बादशाह सलामत शाह आलम को अब एग्रीमेंट पर साइन करना होगा जैसा चाहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब यही चीजें हम देखेंगे कि अब देखिए बक्सर के युद्ध में ये लोग हार गए। बक्सर के युद्ध में सहयोगी थे मीर कासिम के, पर युद्ध हार गए। अब शाह आलम के साथ एग्रीमेंट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर ध्यान दीजिए, वहां से सवाल है। इसको मिटा दो बेटा। अब आइए इसका हम देखते हैं। 12 अगस्त 1765 फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद बिटवीन शाह आलम सेकेंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की तरफ से कौन आया था बेटा, यही सवाल है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया था संधि के लिए। इस संधि में क्या क्या प्रोविजन थे, सवाल होगा इस संधि में क्या क्या प्रोविजन थे। प्रोविजन यानी क्या क्या उपाय थे। तो प्रोविजन में पहला प्रोविजन क्या था, शाह आलम गिवन revenue collection right to East India Company in बंगाल, ओडिशा, बिहार। इसका मतलब हुआ दीवानी यानी फिनेंशियल राइट यानी जमींदारी, यानी बेटा यानी पे चल रहा है, यानी लैंडलॉर्डशिप, यानी रूलर यानी शासक बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दो ट्रीटी होगी तो ये फर्स्ट है। और फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत क्या हुआ बेटा, तो शाह आलम सेकेंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया कि आप इसे वसूलिए। यानी जब आप किसी को भू राजस्व अधिकार दिए तो सीधा मतलब है रेवेन्यू कलेक्शन राइट। इसका मतलब आप लैंडलॉर्ड, जमींदार बना दिए। इसका मतलब आप शासक बना दिए। दीवानी मामलों में वो सारी कुछ देखेगा, यानी जुडिशियल एक्टिविटीज भी दीवानी जुड़े मामलों का देखेगा। तो आप जमींदार बना दिए, शासक, रूलर बना दिए, ये मतलब हुआ। इसका मतलब बंगाल में तो एक नवाब था और ऊपर से ये एक अलग से फाइनेंशियल सेक्शन का बैठा दिया कंपनी को। तो बंगाल में कितने शासक हो गए, 2। इसी को कहते हैं बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना। डायरकी रूल बिगेन इन बंगाल थ्रू दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द्वैध शासन यानी डायरकी रूल बिगन्स इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार। इसी को कहते हैं बेटा कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार में द्वैध शासन, 2 शासक हो गए, नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई।
बदले में क्या मिला, जरा देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह को बदले में 26 लाख रुपए पेंशन तय किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी रेवेन्यू वसूलेगी वो उसकी है, लेकिन 26 लाख रुपया वो एनुअल पेंशन देगा शाह आलम को। अब आपसे सवाल करेगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूरासव वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया? शाह आलम ने। किस संधि से? इलाहाबाद की प्रथम संधि से। ठीक है। किस संधि के तहत शाह आलम अब अंग्रेजों का, कंपनी का पेंशनर बन गया? 26 लाख पेंशन ले रहा है तो पेंशनर बन गया। हॉट सवाल है। तो यहां तक आप आ गए। अब अगले पॉइंट पर आए। ये तो हुआ। अब शाह आलम के लिए 2 क्वेश्चन और भी हैं, उसको भी देखिए। ठीक है, शाह आलम को वहीं रहने देते हैं, इसको मिटाता हूं बेटा। अब अगले पॉइंट पर आए। शाह आलम सेकंड है, ये टाइमिंग है। इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ेगा, जरा देखते हैं। 1772, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन समाप्त कर दिया। वह शाह आलम सेकंड का पेंशन भी बंद। अब जरा सोचिए, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ, एस्टैब्लिश्ड हुआ। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो बंगाल का गवर्नर बना, उसने क्या किया? द्वैध शासन समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन कितने साल रहा? 7 वर्ष। 65 और 7 72। 1765 से 1772। समाप्त का मतलब क्या है? बंगाल में जो नवाब होता था, नवाबी खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबी खत्म कर दी बाय फोर्सली। तो एक ही रह गया ना शासक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। तो नवाबी खत्म, सत्ता के एक केंद्र, द्वैध शासन समाप्त। तो जब नवाब को हटा दिया तो ये शो कर दिया ना कि मैं किसी बादशाह को नहीं मानता, बंगाल हमारा है तो हमारा है। तो इसका मतलब हो गया कि आपने नवाब को हटाया, यानी आपने मुगलों के प्रतिनिधि को हटा दिया, यानी चैलेंज। तो फिर मुगल को पेंशन किस बात का? तो देखा आपने, शाह आलम सेकंड का पेंशन जो 26 लाख रुपए एनुअल था, बंद। बोला अब बंगाल मेरा है, तो पेंशन भी बंद कर दिया। तो ये चीज है। अब इसी शाह आलम सेकंड का हाल होगा 1803। लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा किया। लेकिन उसने रेड फोर्ट एरिया को, लाल किले को छोड़ दिया कि नवाबी चलती रहे उनकी, बाहर तो काम सारा हमारा। तो ये चीज है। ठीक है। अब देखिए, एक तरह से नवाबी चल रही है राहुल गांधी की, पर उसको इनकम क्या हो रहा है? सारे इनकम तो उनके चेले जो भी जहां है वो कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं। ठीक है ना। कौन सा पद इनको मिला, जरा बताइए, कौन सा पद मिल गया? कुछ भी नहीं। क्या पावर है? उससे ज्यादा तो चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर का है। तो ये मायने रखता है। अब आइए, तो रेड फोर्ट को छोड़कर
तो इस तरह शाह आलम खत्म। अब हम बात करेंगे अकबर सेकंड की। अकबर सेकंड आपको 5 सवाल देगा, 4-5 सवाल। उसके बाद बहादुर शाह 4-5 सवाल। तो 10 सवाल मैक्सिमम बचे हैं और उसे अभी करते हैं यूं। अब आपके पास आ गया बेटा 16 नंबर का बादशाह, जिसको हम कहते हैं अकबर सेकंड, जो 1806 से 1837 तक रहा। अब देखिए इसके समय में 1812 एडी से फूल वालों की सैर त्योहार दिल्ली में मनाना आरंभ हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक सौहार्द का त्योहार था। फूल वालों की सैर। फूल वालों की सैर 1812 से हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं, आज भी चलता है अक्टूबर महीने में। अभी तो कोरोना है, नहीं होगा। और इसमें क्या होता है बेटा कि हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं, फूलों का चादर बनाते हैं और उसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत, जो इल्तुतमिश के गुरु थे, उनकी दरगाह मेहरौली में कुतुब मीनार के पास चढ़ाते हैं। और फूलों का पंखा जो है योग माया मंदिर छतरपुर में हिंदू मुस्लिम मिलकर चढ़ाते हैं। ये हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीकात्मक त्योहार के रूप में आज तक मनाया जा रहा है। हॉट क्वेश्चन। अब अकबर सेकंड के लिए देखिए इसने क्या किया। तो राम मोहन रॉय को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दिया फॉर हायर एजुकेशन स्टडी इन इंग्लैंड। तो राम मोहन राय को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड पढ़ने के लिए किसने भेजा, किसने सारा पैसा दिया, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति? अकबर सेकंड। और लौटने पर राजा की उपाधि, लौटने पर राजा की उपाधि दिया। इसका मतलब क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय कहलाए। ये याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए, फूल वालों की सैर और राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। तो इसका यही है। अब इसके बाद है आखिरी, और आखिरी कौन है, बहादुर शाह सेकंड, उसका जिक्र करना है अब। द लास्ट है 17th नंबर का बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर, मतलब शायर होता है। ये उर्दू के जनाब शायर थे। 1837 से 1857 रूल किया। He was
काउंटर पार्ट ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड विक्टोरिया, जो 1800, ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं 1837 से लेकर 1901 तक राज की। इसी के ब्रेक को क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने अभी अभी तोड़ा है 2017 में। तो दोनों समकालीन थे, एक दूसरे के समकक्ष थे। सवाल आता है, याद रखिए। अब इसके समय क्या हुआ, तो 1857 रिवोल्ट, मालूम ही है 1857 की क्रांति हुई। सिंगल मुगल रूलर कंसीडर्ड फ्रीडम फाइटर। एकमात्र मुगल शासक जिसे स्वतंत्रता सेनानी माना गया है यही है, आखिरी तक। ठीक है, अब इसी को देखते हैं। सेंट टू रंगून where he passed away in 1862। तो बेटा 1862 में रंगून में मर गए। इनका कब्र वगैरह कुछ पता नहीं है, सारा सर्वे हो गया भारत सरकार की तरफ से, तो इसका मकबरा भी नहीं है। He has no tomb। एक खाली मकबरा बना के रखा कि कहीं कुछ मिल जाए तो यहाँ ला के रख देंगे, पर ये खाली है, रियल में मकबरा नहीं है। तो याद रखिएगा, क्या आखिरी मुगल बादशाह रंगून में जाके मरे, इनका मकबरा नहीं है। भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी मुगल कहलाते हैं। इनको निज़ामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और इनके सामने इनके एक बेटे और 2 पोते को लॉर्ड हडसन ने तलवार से गला काट दिया और तीनों का सिर खूनी दरवाज़ा दिल्ली गेट के पास टांग दिया और इनको रंगून भेज दिया और पूरे दिल्ली पर फाइनली कब्जा कर लिया। और इस तरह से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ये ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर। और वाकई में इसके साथ अब कुछ बचता नहीं है मुगल का, और 10 मिनट में कुछ होगा नहीं। तो बेटा मुगलों के साथ आप इसे समाप्त करिए। ये जो सेकंड पार्ट मुगल पढ़ा है, जिसको आपने दिया है कि लेटर मुगल, ये सेकंड पार्ट जो है मॉडर्न इंडिया का विषय है। तो आप मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर गए हैं। चूंकि मुगल को हमें सिक्वेंसली पूरा करना था, इसलिए हम फिर मिडाइवल में बैक होंगे। और मिडाइवल में हम जो कहा है कि सूफी और भक्ति मूवमेंट पे हमारा अगला काम है, तो कल हम सूफी और भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे, नो डाउट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, सूफी और भक्ति। तो कल फिनिश्ड हो जाएगा, उसका विशुद्ध रूप से मॉडर्न इंडिया चलेगा, विशुद्ध रूप से। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही समाप्त करते हैं और थैंक यू वेरी मच।